संजीव, तुम तो विदेश जाकर आराम से बैठ गए हो और यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। मेरा भी परिवार है। माँ पापा के चक्कर में मैं उन्हें वक्त तक नहीं दे पाता, और तुम्हारे पास क्या इतना भी वक्त नहीं कि पापा की रिटायरमेंट पर कुछ रोज के लिए यहाँ आ सको। तुम तो वहां पैसे बना रहे हो और मैं यहाँ। औरतों का तो तुम्हें मालूम है, अगर शॉपिंग ना करवाओ, मूवी ना दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करवाओ तो पति का जीना मुहाल कर देती है। कम से कम माँ पापा से मिलने के लिए ही आ जाओ। संजय अपने छोटे भाई संजीव से कहता है। संजीव बोला, भैया ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों की याद नहीं आती, बस समय नहीं मिल पा रहा है। माँ और बाबूजी को देखने का मेरा भी बहुत मन करता है, पर क्या करूं, इतनी मेहनत आखिर उन लोगों के लिए ही तो कर रहा हूं। मैं कुछ रोज की छुट्टी लेकर इंडिया आने की कोशिश करता हूं। इतना कहकर संजीव ने फोन रख दिया। इधर संजीव ने फोन रखा, उधर संजय की पत्नी रेखा बोली, क्या बोला देवर जी ने, कब आ रहे हैं? करीब 1.5 साल बाद आएंगे। सोचो कितने सारे उपहार लाएंगे, और मैंने सुना है दुबई में सोना बहुत सस्ता होता है। इतने वर्षों से अकेले रह रहे हैं तो पैसे भी तो इकट्ठा हो गए होंगे। संजय बोला, तुम्हें क्या लगता है वो दूध पीता बच्चा है जो पैसे लाकर तुम्हारी झोली में डाल देगा? अरे सब कहने वाले होते हैं, करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, इस बार मैं साफ साफ कह दूंगा, अगर माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे तो सारा खर्चा उसे उठाना होगा। मैंने कोई वृद्ध आश्रम नहीं खोल रखा है। मुझे भी अपने परिवार और बच्चे के भविष्य के लिए सोचना होगा। बस जब तक संजीव यहाँ रहे, माँ बाबूजी को समय पर खाना पीना देती रहना रेखा। वैसे बाबूजी रिटायर हो रहे हैं और उन्हें पैसे भी मिलेंगे। देखता हूं उनसे बात करके कुछ पैसे निकलवा कर कस्बे से बाहर एक घर ले लूं, कुछ तो फायदा मेरा भी हो। 4 दिनों बाद संजय अपने पिता किशोर बाबू से बोला, बाबूजी 30 तारीख को आपकी रिटायरमेंट है, हो सकता है उसके पहले संजीव भी आ जाए। ये बात सुनकर किशोर बाबू की पत्नी सुनैना जी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने भाई को बुला लिया। देखो जी, हमारा बेटा कितना अच्छा है। आज की दुनिया में ऐसा बेटा कहाँ होगा जो पूरा परिवार इकट्ठा रखता हो। संजय बोला, वो सब तो ठीक है माँ, पर ये सोचिए वो दुबई जैसे शहर में रहता है और हमारा 2 कमरे का घर है। इतने छोटे से घर में वो कहाँ रहेगा? पूरा घर तो सामान से भरा हुआ है। वो हमारे लिए इतना सोचता है तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्यों माँ, मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? वो बोली, बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? संजय बोला, माँ बाबूजी की रिटायरमेंट के पैसे आने वाले हैं। अगर वो थोड़ी मदद कर दे तो मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा घर ले लेता हूँ। कल को जब संजीव की शादी होगी, उसका भी परिवार बढ़ेगा तो हम सब एक साथ ही तो रहेंगे। आप क्या कहती है? सुनैना जी बोली, सुनो जी, संजय की सोच कितनी अच्छी है। आप अपने दफ्तर वालों से बात करके देखिए ना। अगर कुछ पैसे पहले मिल जाए तो सच में संजीव भी कितना खुश हो जाएगा। कैलाश बाबू बोले, भाग्यवान, रिटायरमेंट के पैसे पहले मिलना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी घर बनाने में महीनों लग जाते हैं, और फिर 2 हफ्ते में संजीव आ रहा है। ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? संजय बोला, बाबूजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, आजकल बना बनाया घर मिलता है। आप बस पैसों का इंतजाम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और मैं भी तो अपने कुछ पैसे लगा ही रहा हूं, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हो? पत्नी, बेटे, सबकी खुशी के लिए किशोर बाबू ने दफ्तर में अर्जी लगाई। वो इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर उनकी ईमानदारी और उनकी छवि को देखते हुए पैसों का इंतजाम कर दिया गया। संजय ने एक पल की भी देरी करना सही नहीं समझा। उसने पहले से ही घर देख रखा था, बस माता पिता के सामने भूमिका बांध रहा था। एक रोज वो माँ और बाबूजी को लेकर घर दिखाने ले गया। दोनों की आंखें घर देखकर फटी की फटी रह गई। उन्होंने सोचा, जीवन भर कितने ही कष्ट झेले हैं, चलो अब तो आराम से रहेंगे। रेखा संजय से बोली, घर क्या आप इन लोगों के नाम पर लेंगे? संजय बोला, पागल हो क्या, ये घर तो मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। ये बात सुनकर रेखा मुस्कुराने लगी। संजय ने पिता से कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिया, ये कहकर कि ये घर हम आप लोगों के नाम पर लेंगे, और पुराने मकान को बेच दिया, जिसकी भनक सुनैना जी और किशोर बाबू को नहीं थी। वो तो इसी में खुश थे कि सारा परिवार एक साथ रहेगा। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए। किशोर बाबू की रिटायरमेंट का समय भी करीब आ गया, और इधर संजीव भी विदेश से आ गया। वो अपने साथ पूरे परिवार के लिए उपहार भी लेकर आया। संजीव बोला, भैया आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया? उसमें हमारा बचपन बीता था, और नया घर भी ले लिया, मुझे खबर तक नहीं दी। रेखा खर्चों की रसीद दिखाते हुए बोली, अरे देवर जी,
ये घर हमने आपके लिए ही तो लिया है। अब तो देवरानी ले आओ, हम सब इकट्ठे रहेंगे। देखिए ना, घर में अभी कितने काम बचे हुए हैं, पर पैसे ही खत्म हो गए हैं। आपके भतीजे बबलू के कमरे में पढ़ने की एक टेबल भी नहीं है। माँ बाबूजी के कमरे में वही पुराना पलंग है। सोचा था एक नया पलंग उनके कमरे में भी लगवा देंगे, पर खैर अब तो महीने का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है, तो ये सब तो आने में सालों लग जाएंगे। संजीव बोला, भाभी एक साथ इतना खर्चा करने की जरूरत ही क्या थी? तभी सुनैना जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने अपनी रिटायरमेंट के पैसे निकाल घर में लगा दिए, फिर पुराना मकान भी तो बेच दिया है। हाँ, तुम्हारे भाई ने भी खर्चा किया है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। सास की बातें रेखा को अच्छी नहीं लगी। वो मुंह बनाकर वहां से चली गई। 4 दिन बाद किशोर बाबू रिटायर होकर घर में बैठ गए। संजीव बोला, पापा भैया तो यहाँ सेट हो चुके हैं, आप लोग मेरे साथ चलकर क्यों नहीं रहते हैं? मैं भी तो वहां अकेला हूं। रेखा झट से बोली, अरे देवर जी, आपके घर आने जाने का कोई समय नहीं है, फिर इनका ख्याल कैसे रखेंगे? वैसे भी विदेश में कौन इनसे बातें करेगा? कम से कम यहाँ 2 लोग तो मिल जाते हैं। सुनैना जी बोली, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, एक बार तू शादी कर ले, फिर हम तेरे साथ चलेंगे। संजय धीरे से रेखा के कान में बोला, अच्छा भला तो ये लोग जा रहे थे, तुमने क्यों रोका? रेखा बोली, पतिदेव आप ये क्यों भूल रहे हैं कि बाबूजी को हर महीने पेंशन मिलेगी और घर की देखभाल करने के लिए मुफ्त का नौकर भला कहां मिलेगा? संजीव बोला, ठीक है माँ, आपकी जो मर्जी, पर आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे रहते आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रेखा बोली, अब क्या कहूं देवर जी, अब तो बाबूजी की कमाई भी नहीं आएगी और बुढ़ापे का शरीर, 10 तरह के खर्च होते हैं। आपके भैया क्या क्या संभालेंगे? बच्चों की पढ़ाई में आजकल कितने खर्चे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। संजीव अपनी भाभी के इशारों को समझ गया। उसने तुरंत एक चेक पर 40,000 रुपए भरकर अपने भाई की तरफ बढ़ाया और बोला, भैया मैं हर 2 महीने में पैसे भेज दिया करूंगा। वैसे पापा को पेंशन मिलेगी ही, तो इससे ज्यादा तो खर्चा नहीं होना चाहिए। रेखा ने संजय से पहले ही संजीव के हाथों से वो चेक लपक लिया। संजीव वापस चला गया और मां की आंखें नम कर गया। 15-20 दिन सब अच्छा चलता रहा। रेखा सुनैना जी से मीठी मीठी बातें करके घर के सारे काम करवाती। एक रोज संजय बोला, बाबूजी आपको बार बार बैंक आने जाने में दिक्कत होगी, ऐसा करता हूं हम दोनों का एक जॉइंट अकाउंट खुलवा देता हूं, फिर बैंक का सारा काम मैं संभाल लूंगा। किशोर बाबू ने भी हामी भर दी। फिर क्या था, संजय धीरे धीरे उनके अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता गया। करीब 1 महीने बाद रेखा सुनैना जी से बोली, मम्मी जी पापा जी पेंशन के पैसे ले आए हैं क्या? सुनैना जी बोली, हाँ बहू, कल वो बैंक की तरफ गए थे तो ले आए। रेखा बोली, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो घर का राशन, सब्जी, दूध पापा जी को लाने के लिए कह दीजिएगा, क्योंकि इनके पास एक तो वक्त की कमी है, ऊपर से पैसों की भी तंगी है। इतना कह रेखा वहां से चली गई। सुनैना जी ने ये सारी बात किशोर बाबू को बताई। किशोर बाबू बहू रेखा से बोले, बहू संजीव भी तो पैसे भेज देता है, फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है? मैं अब ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, मेरी दवाई, तुम्हारी सास की दवाई, ये सब खर्चे भी तो हैं। रेखा गुस्से में बोली, बाबूजी आप क्या चाहते हैं? देवर जी हमें जो पैसे भेजते हैं उसका हम आपको हिसाब दें? इतने सालों तक हमने जो कुछ आपके लिए किया उसका तो हिसाब हमने कभी नहीं मांगा, तो जितना कहा गया है उतना कीजिए। एक रोज किशोर बाबू सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। सुनैना जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ समझेगी नहीं, आप संजय से क्यों नहीं कहते कि आपसे ये सब नहीं होगा? अपनी हालत तो देखो। तभी रेखा आई और बोली, ले आए सब्जी? हे भगवान, ये कितनी मोटी लौकी लाए हैं, इसे कौन बनाएगा? आपकी माँ? और मम्मी जी आप यहाँ क्या कर रही है? आज काम वाली नहीं आएगी, रसोई में जो बर्तन हैं उन्हें साफ कर दीजिए और बाथरूम में रखे कपड़ों को धोकर सूखने डाल दीजिएगा, मैं पार्लर से आती हूँ। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। जो बहू पहले प्यार से घर के काम करवाती थी अब अधिकार से करवाती। यहाँ तक कि पैसे बचाने के चक्कर में उसने काम वाली को भी निकाल दिया। समय बीतने लगा। सुनैना जी और किशोर बाबू की हालत बद से बदतर होने लगी। बेटा था कि एक बात नहीं सुनता था और बहू के अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक रात सुनैना जी किशोर बाबू से बोली, इससे अच्छा तो हम संजीव के साथ चले जाते। आजकल संजीव भी कहां फोन करता है? किशोर बाबू ने कहा। सुनैना जी बोली, नहीं जी, 2 दिन पहले ही मैंने संजय को उससे बात करते सुना।
संजय ने उससे कहा कि माँ बाबूजी 2 दिन के लिए अपनी मित्र मंडली के साथ वृंदावन गए हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, रेखा ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। दरवाजे पर कान लगाए रेखा सब सुन रही थी। रेखा ने संजय को सारी बात बताई। फिर दोनों ने योजना बनाई कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। अगले दिन संजय बोला, बाबूजी, संजीव का फोन आया था। उसने आपको अपने पास दुबई बुलाया है। मैं सोच रहा हूं आप लोगों का टिकट करवा दो। आप क्या कहते हैं? दोनों खुश होकर बोले, हाँ हाँ बेटा, यही सही रहेगा और तुम्हें भी अपने परिवार के लिए वक्त मिल जाएगा। संजय रेखा की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, हम कल ही निकलेंगे। अगले दिन दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे। रेखा सुनैना जी से बोली, मम्मी जी, सोना चांदी पहनकर जाना मना है, तो ऐसा कीजिए, अपने पहने हुए जेवर और लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए, तब तक मैं उसे साफ करवा कर रखूंगी। सुनैना जी रेखा की मंशा नहीं समझी और चुपचाप उसे चाबी दे दी। संजय उन दोनों को लेकर दिल्ली पहुंचा। स्टेशन पर खचाखच भीड़ थी। ठंड का समय, हर कोई ठिठुर रहा था। सुनैना जी बोली, बेटा, जब हमें जहाज से जाना है तो तू हमें दिल्ली क्यों ले आया? संजय बोला, माँ, डायरेक्ट फ्लाइट में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को जहाज में बैठा दूंगा, वहां संजीव उतार लेगा। ऐसा कीजिए, आप लोग यहीं बैठिए, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी देख कर आता हूं। इतना कहकर संजय वहां से चुपचाप निकल गया। करीब आधे घंटे बाद किशोर बाबू बोले, टैक्सी लेने में इतना समय लगता है? सुनैना जी बोली, हम छोटे से कस्बे में रहने वाले इस महानगर की लीला कैसे समझेंगे? यहाँ कितनी भीड़ है, और फिर दुबई भी तो बहुत दूर है। हो सकता है उससे गाड़ी नहीं मिल रही होगी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। किशोर बाबू बोले, सुनैना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारा संजय बच्चा तो है नहीं कि कहीं गुम हो जाएगा, और काम के सिलसिले में वो शहर शहर घूमता भी है। उसे इतनी देर कैसे हो रही है? सुनैना जी की आंखें भर आई। वो बोली, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे मेरे बच्चे की चिंता हो रही है। वो ठीक तो होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, पर उस महानगर में कहां किसी को एक दूसरे की पड़ी है। आते समय सुनैना जी ने कुछ लिट्टी बनाकर रखी थी। दोनों ने खाई और स्टेशन के किनारे ही अखबार बिछाकर सो गए। सुबह देखा तो आने जाने वाले लोग उन्हें सिक्कों की भीख दे रहे थे। ये देखकर किशोर बाबू का दिल भर आया और वो बोले, सुनैना, अब हमारा बेटा नहीं आएगा। उसने हमारे साथ छल किया है। वो जानता था मैं कभी उस कस्बे से बाहर नहीं निकला हूं, इसीलिए वो हमें इस महानगर में छोड़ गया ताकि हम खो जाएं। किशोर बाबू के पास कुछ पैसे थे। कुछ दिन तो स्टेशन के पास आश्रय लेकर रह लिए, पर दिल्ली जैसे शहर में थोड़े से पैसे कितने दिन चलेंगे। धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म हो गए। अब तो उनके पास भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि आने जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और आज की दुनिया में कौन किसकी बिना मतलब के मदद करता है। इधर रेखा और संजय अपने घर में खूब मजे से रह रहे थे। जब संजीव ने माँ बाबूजी के बारे में पूछा तो रेखा ने कहा, माँ बाबूजी को हमने 4 धाम की यात्रा पर भेजा है, वो 5 महीने बाद लौट आएंगे। समय बीता। संजीव ने शादी करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब तो 6 महीने हो गए हैं, माँ बाबूजी भी आ चुके होंगे, इसलिए उसने दिल्ली तक की फ्लाइट ली और वहां से ट्रेन लेकर घर जाने का फैसला किया। दिल्ली स्टेशन पर जब वो अपनी गाड़ी के इंतजार में कॉफी पी रहा था, अचानक से किसी की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाबू, भीख नहीं मांग रहा हूं, अपना वजन तोलो और इस बूढ़े को सम्मान से जीने के लिए कुछ रुपए दे दो। संजीव ने जब उस आवाज की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपने पिता को आज तक उसने सम्मान से सिर उठाकर जीते देखा था। आज वही नजरें झुकी हुई है और हाथ फैले हुए थे। बगल में उसकी माँ फूलों की माला बनाकर लोगों को खरीदने के लिए आग्रह कर रही थी। संजीव जैसे ही वहां गया, किशोर बाबू बोले, हाँ हाँ बाबू, आओ, खड़े हो जाओ। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहना तो वो बहुत कुछ चाहते थे, पर कंठ से मानो आवाज ही साथ नहीं दे रही थी। संजीव ने पिता को बाहों में समेटा और बोला, बाबूजी, आपकी ऐसी हालत, और आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आप तो कभी उस गांव से निकले भी नहीं थे। और माँ, आपकी ऐसी हालत। सुनैना जी फपक फपक कर रोने लगी और उन्होंने सारी घटना बताई। आसपास सब लोग जमा हो गए और उनकी दर्द भरी कहानी सुनने लगे। सब कह रहे थे, हे ईश्वर, कैसे बच्चे हैं। देखो,
एक बेटा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने छोड़ गया और दूसरा इनके आंसू पोंछ रहा है। संजीव ने अपने माँ बाप को पहले भरपेट खाना खिलाया, उनके कपड़े बदलवाए और फिर उन्हें लेकर अपने गांव निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर आकर संजीव ने दस्तक दी। माँ बाबूजी उसके पीछे थे। संजीव को देखकर रेखा के होश उड़ गए। वो बोली, अरे देवर जी, आप अचानक? पर माँ बाबूजी तो अभी आए ही नहीं। संजीव बोला, कोई बात नहीं, माँ बाबूजी नहीं आए हैं तो क्या हुआ, घर तो उनका ही है, तो क्या मैं बिना बताए अपने घर में नहीं आ सकता? रेखा बोली, हाँ हाँ, आइए आइए, और बताइए इस बार आप अपनी भाभी के लिए क्या लाए हैं? संजीव बोला, ऐसा अनमोल उपहार जिसके लिए कितने ही बच्चे अनाथ आश्रम में रोते रहते हैं। रेखा ने आश्चर्य से पलटकर देखा तो सामने कैलाश बाबू और सुनैना जी थी। संजय जैसे ही माता पिता की तरफ आगे बढ़ा, संजीव ने उसे एक जोर का तमाचा जड़ दिया और बोला, हाथ मत लगाना मेरे माँ बाबूजी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इन्हें इनके ही घर से बाहर कर दिया, इनके पैसों पर घर लिया और मैं उनके लिए खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम लोगों को ये बोझ लगने लगी। आज तो मैं अपने माँ बाप के लिए खड़ा हूं, तुम सोचना तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा। और भाभी, आप जैसी औरत जो अपनी माँ समान सास से घर का सारा काम करवाए, उसे भूखे पेट रखे और ऐसा व्यवहार, छी छी, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। संजीव इतना कह ही रहा था कि उधर से पुलिस की एक टीम आई। संजय बोला, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये घर मेरा है, मेरे नाम पर है, तो मुझे पुलिस कैसे पकड़ सकती है? सुनैना जी ने आगे बढ़ बेटे को एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, दोनों बेटे मेरे हैं, पर तुम इतने मतलबी कैसे हो गए? हमने क्या कोई कमी रखी? अरे संजीव से ज्यादा खर्च हमने तुम पर किया, पर तुम शुरू से लालची रहे, इसीलिए तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाए। तुम इतना नीचे गिर गए कि अपने माँ बाप को रात के अंधेरे में स्टेशन पर छोड़ आए। छी, इससे अच्छा तो मुझे एक ही बेटा होता। संजीव बोला, भैया मुझे शक तो था ही, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। संजीव ने हर उस रसीद की तस्वीर दिखाई जो उसने अपने भाई को पैसे भेजे थे, और घर की खरीदारी के समय जो उसके भाई ने पैसे निकलवाए थे उसकी भी फोटो उसने रखी थी। सब कुछ देखने के बाद दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। संजय और रेखा पर केस हुआ। धोखाधड़ी की खबर जानकर संजय को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। बस पोते बबलू की वजह से सुनैना जी ने अपने बेटे बहू को माफ किया और कोर्ट का फैसला किशोर बाबू के पक्ष में आया। किशोर बाबू ने कहा, जिन पैसों के लिए माँ बाप को बच्चे भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। सुनैना जी बोली, जिस घर ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। संजीव बोला, माँ अब आप दोनों मेरे साथ चलिए, यहाँ आपको अकेले छोड़ने की गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। संजीव ने उस घर को बेच दिया और आधे पैसे बबलू के नाम पर उसकी पढ़ाई के लिए जमा करवा दिए और अपने माता पिता को लेकर विदेश चला गया। वहां जाकर उसने एक अनाथ हिंदुस्तानी लड़की से विवाह किया, जिसे माता पिता का प्यार मिला और सुनैना जी और किशोर बाबू को बहू से सम्मान मिला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।